तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 12 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल का पीआईबी एंड द हिंदू बेस समरी करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ज्योतिराव फूले। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और उनकी जयंती हर साल ज्योतिबा फूले जयंती के रूप से मनाई जाती है। महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म वर्ष 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। फूले को महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा 11 मई 1888 को प्रदान की गई थी। 11 अप्रैल अभी हाल ही में गया है, तो ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। आगे जानते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने लिखा है उनके सामाजिक सुधार और महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या थे, वो जान लेते हैं। तो महात्मा ज्योतिराव फूले का कार्य मुख्य रूप से अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण, हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार से संबंधित है। इन्हें अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ भारत में महिलाओं की शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। यह दंपति पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोलने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद फूले दंपति ने महार और मंग जैसे अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल आरंभ किए। वर्ष 1863 में ज्योतिबा फूले ने गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु एक गृह का आरंभ किया था। कब किया गया था? 1863 में। तो वर्ष उसके बाद आता है वर्ष 1873 में फूले ने दलित वर्गों के अधिकारों हेतु जाति व्यवस्था की निंदा करने तथा तर्क संगत विचारधारा का प्रचार करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अब उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं तृतीय रत्न जो कि 1855 में थी, गुलमगीर 1873, शेत करायचा आसूद या कल्टीवेटर व्हिप कोड 1881, सत्य शोधक समाजोत्कल, मंगलाष्टक सर्व पूजा विधि 1887। अगला टॉपिक है भिक्षावृत्ति को गैर अपराध घोषित करने हेतु याचिका। अदालत द्वारा फरवरी 2021 में केंद्र सरकार और 5 राज्यों से भिक्षावृत्ति संबंधित एक याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें दावा किया गया था कि भिक्षावृत्ति का अपराधीकरण करने वाले कानून की धाराएं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इससे संबंधित कुछ प्रकरण है, टॉपिक है, जान लेते हैं कि दायर की गई याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2018 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में भीख मांगने को गैर अपराध घोषित कर दिया गया था और कहा था कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 की भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाली धाराएं संवैधानिक जांच पर सही साबित नहीं होती हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि भीख मांगने के कृत्य को अपराध घोषित करने वाले कानूनों के प्रावधान लोगों को अपराध करने या अपराध नहीं करने तथा भूखा मरने में से एक अनुचित विकल्प चुनने की स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अनुच्छेद 2021 अर्थात जीवन का अधिकार का उल्लंघन करते हैं। भीख मांगना एक शांतिपूर्ण तरीका भी है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी स्थिति को बताता है और उनकी सहायता मांगता है। इस प्रकार भीख मांगने का अपराधीकरण अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन करता है। अगला टॉपिक है वैक्सीन पासपोर्ट। अभी तक कई प्रकार के कोरोना वायरस टीकाकरण संबंधित रिकॉर्ड, जिन्हें अक्सर वैक्सीन पासपोर्ट भी कहा जाता है, कागज़ और डिजिटल प्रारूप में मौजूद है। सैकड़ों एयरलाइंस, सरकारें और अन्य संगठनों द्वारा इनका जांच के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। आखिर वैक्सीन पासपोर्ट होता क्या है, ये जान लेते हैं। यह संभवतः
क्यूआर कोड के रूप में टीकाकरण का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जिसे किसी स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। इसे मोबाइल फ़ोन में स्टोर भी किया जा सकता है तथा इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। इसका ज़्यादातर उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए किया जाता है। फरवरी 2021 में इजराइल द्वारा पहली बार इस प्रकार की प्रमाणन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण करवा चुके लोगों को कुछ सुविधाएं और कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। अगला टॉपिक है चिलिका झील में डॉल्फिन की संख्या में तीव्र वृद्धि। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने डॉल्फिन गणना संबंधित अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। इसका प्रमुख निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा तट पर अवस्थित है चिल्का झील, जिसमें डॉल्फिन की आबादी और पिछले साल की तुलना में इस वर्ष दोगुनी हो गई है। इस गणना के दौरान डॉल्फिन की 3 प्रजातियां इरावदी, बॉटल जोन तथा हम्पबैक डॉल्फिन की संख्या 544 दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इनकी कुल संख्या मात्र 233 थी। चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की आबादी में वृद्धि का कारण मछली पकड़ने वाले अवैध बाड़ों का हटाया जाना बताया गया है। कि इरावदी डॉल्फिन में वृद्धि हुई है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इरावदी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों तथा 3 नदियों इरावदी, महाकम नदी और मेकोंग नदी में पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन IUCN रेड सूची के अनुसार लुप्त प्राय या संकटग्रस्त जाति में से एक है। इंडो पैसिफिक बोटलेनोस डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं तो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चीन, लाल सागर और अफ्रीका के पूर्वी तट के तटवर्ती झील में निवास करती है। IUCN स्थिति संकट निकट नियर थ्रेटेंड में जारी की गई है। हिंद महासागर हम्पबैक डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं तो हिंद महासागर हम्पबैक डॉल्फिन, इंडियन ओशियन हम्पबैक डॉल्फिन्स हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका से भारत के मध्य पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की स्थिति संकटग्रस्त एंडेंजर्ड स्रोत है के तहत है। भारत में डॉल्फिन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संकटग्रस्त हवेली प्रजाति के रूप में संरक्षित है। भारतीय हम्पबैक डॉल्फिन वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसयम कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज की परिस्थिति में सूचीबद्ध है। डॉल्फिन की फोटो दिखाई गई है वहाँ पे। उन्नत पूर्वाशेष प्रबंध प्रणाली AAMS हमारा अगला टॉपिक है। एडवांस एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम हाल ही में गोवा सरकार द्वारा शुरू की गया है। यह प्राचीन वस्तुओं के भंडारण हेतु देश में इस प्रकार की पहली प्रणाली है। AAMS विभिन्न वस्तुओं के भंडारण हेतु एक सॉफ्टवेयर चालित स्वसंचालित स्टोरेज है। वर्तमान में इस प्रणाली के द्वारा 83 पूर्वाशेष को सूचीबद्ध किया गया है और इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर से जुड़ी प्राचीन वस्तुओं के बारे में त्वरित जानकारी प्रदान करना, भंडार स्थान की बचत करना और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना है। अगला टॉपिक हमारा है उमंगोट नदी। उमंगोट नदी मेघालय में बहने वाली एक नदी है। इसे भारत की सबसे निर्मल यानी कि सबसे स्वच्छ नदी माना जाता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, यह नदी बांग्लादेश की सीमा से लगे डोकी में कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह नदी री-पनार जयंतिया पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति तथा हेमखिरिम खासी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। यानी कि 2 प्रजातियों के बीच में बहने वाली नदी भी कह सकते हैं हम इसको। इसके चर्चा का कारण क्या है तो मेघालय में उमंगोट नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का कम से कम 12 गांवों द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया जा रहा है। यानी कि इसके ऊपर जो मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का प्रारंभ होने की बात चल रही है
उसको लेके 12 गांव इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं और इसी वजह से यह नदी हाल ही में काफ़ी चर्चित है। हमारा अगला टॉपिक है आधार क्रांति। यह एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य पोषण, संतुलनकारी आहार की आवश्यकता के संदेश को फैलाना और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व को समझना है। इसका शुभारंभ विजना भारती विभा और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम GIST ने किया है। आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार या गुड डाइट गुड अनुभूति। यह भारत और दुनिया को भूख और बहुतायत में बीमारियों नामक अजीब समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG #3 जो मानव कल्याण पर जोर देता है, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र में सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा दे। इससे आहार क्रांति अधिक सार्थक होती है। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल नॉन फेरस मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क, यानी कि खान मंत्रालय ने स्क्रैप आयात में कटौती करने के लिए अलोह धातु जैसे एल्यूमिनियम और तांबा के स्क्रैप रिसाइकलिंग के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा जारी किया गया है। इस ढांचे में खनिज मूल्य श्रृंखला प्रक्रिया में बेहतर दक्षता के लिए जीवन चक्र प्रबंधित दृष्टिकोण का उपयोग करना है। इसमें अलोह धातु रिसाइकलिंग को बढ़ाने के लिए उत्पादक और प्रसंस्करण प्रबंधन दोनों लाने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एक अच्छी तरह से संगठित रिसाइकलिंग पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना और सतत विकास और अंतरपीढ़ीगत एक्टिविटी की दिशा में काम करना। माध्यमिक उद्योग के लिए पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रसंस्करण और रिसाइकलिंग प्रणाली को बढ़ावा देकर लैंडफिल और पर्यावरण प्रदूषण पर जीवन उत्पादों के अंत के प्रभाव को कम करना, आर्थिक धन सर्जन, रोजगार सर्जन और धातु रिसाइकलिंग के माध्यम से सफल घरेलू उत्पादन में योगदान में वृद्धि की दिशा में काम करने के लिए यह इसके कुछ उद्देश्य हैं। आगे देखते तो इसके इम्प्लीमेंटेशन। इस ढांचे में धातुओं को पुनर्चक्रण को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय धातु रिसाइकलिंग प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है। सरकार रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्क्रैप की गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित करने की दिशा में काम करेगी। स्क्रैप के पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण के लिए मानक प्रक्रियाएं MOEFCC नियमों दिशा निर्देश के अनुरूप निर्धारित की जाएगी। एक संगठित क्षेत्र में संक्रमण के लिए रिसाइकलिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग ध्वस्त करने वाले पुनर्चक्रण संग्रह केंद्र आदि के पंजीकरण के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। स्क्रैप रिसाइकलिंग के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उन्नयन और गोद लेना। शहरी खानों की स्थापना का प्रस्ताव है जो बड़ी मात्रा में समान सामग्रियों को एकत्र करने और रखने के लिए एक स्थान के रूप में परिकल्पित है। अगला टॉपिक है डिकंस्ट्रक्टिंग डिक्लेरेशन ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। इसका परिचय जान लेते हैं। तो गैर लाभ ऊर्जा और जलवायु खुफिया इकाई ECIU द्वारा नवीनतम गिनती में अप्रैल की शुरुआत में 32 देशों की घोषणा की। कुछ प्रलेखित रूप में उनके प्रस्तावित को मध्य सदी या उसके आसपास कार्बन तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का इरादा है। कुछ महीने पहले से संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विकसित देशों में स्थित वैश्विक नागरिक समाज संगठनों के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय कोरस को बंद करने और उनकी सरकारों द्वारा प्रोत्साहित करने का नेतृत्व किया है। विशेष रूप से भारत से स्पष्ट घोषणाएं करने का आग्रह कर रहा है। इसका संदर्भ है कि 22-23 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आयोजित वर्चुअल क्लाइमेट लीड समिट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रितों में से एक हैं,
वैश्विक जलवायु नेतृत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए अमेरिका को व्यापक रूप से शिखर सम्मेलन में 2050 के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की उम्मीद है। ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई अन्य देशों ने पहले ही सदी के मध्य तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन परिदृश्य हासिल करने का वादा करते हुए कानून बनाए हैं। चीन ने 2060 तक नेट जीरो जाने का वादा किया है। नेट शून्य यह क्यों आवश्यक है? तो नेट शून्य का अर्थ है कि वातावरण में समकक्ष राशि को अवशोषित करने किसी भी उत्सर्जन को संतुलित किया जाता है। ब्रिटेन सहित कई देशों ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था में जाने के लिए प्रतिबद्धताएं की है। पेरिस समझौते में 5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैश्विक कार्बन उत्सर्जन मध्य सदी के आसपास शुद्ध शून्य तक पहुंचना चाहिए। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।